हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है और यह आपका अभी 14 तारीख तक और चलेगा, जो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इसके रिलेटेड जीके और जीएस का यह सेशन है हमारा, और सेशन नंबर हमारा 33 है। यदि इससे पहले के 32 सेशंस को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे के सारे जितने भी सेशन हैं वो पूरे मिल जाएंगे उसमें, और आप उनको ज़रूर कंप्लीट कर लें यदि आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो यह हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, और मॉक टेस्ट रहेगा इसमें टेस्ट में 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। तो इस सेशन में जुड़े रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो यह हमारा डे 33 है, और यह रोज़ाना शाम को 7 बजे आपके लिए लाया जाता है। यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त यदि आप यूपी पुलिस, सुपर टेट, रेलवे या और किसी एग्ज़ाम है जैसे यूपी एसआई है, एसएससी एसआई है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इनकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसका समय शाम को 7 बजे से है, ये आप याद रखें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा दिया है इसमें। क्वेश्चन है आपका पहला कि देश देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। तो कोयला उत्पादन में जो झारखंड की भागीदारी हो कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है आपका पहला 40%, दूसरा है 45%, तीसरा सी ऑप्शन है 47%, चौथा डी ऑप्शन है आपका 49%। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो झारखंड की जो भागीदारी है कोयला उत्पादन में वह कितने प्रतिशत है, फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। 40% है या 45% है या 47% है या 49% है। आपको बताना है जल्दी से इसका राइट आंसर। तब तक आप दोस्तों राइट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कि जो कोयला होता है वो कोयला कितने प्रकार का होता है। तो कोयला मोस्टली 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का, 4 टाइप का कोयला होता है आपका। पहला होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रा एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट जो आपका कोयला होता है वह सबसे नंबर 1 कार्बन का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है 94 से लेकर 98 तक की उसमें। तो यहाँ पर जो कार्बन का जो प्रतिशत होता है एंथ्रासाइट में 94 से लेकर 98% तक की कार्बन एंथ्रासाइट में होती है। दूसरा आता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोयला होता है उसकी जो कार्बन की परसेंटेज होती है उसमें 78% से लेकर आपका 86% तक की उसमें कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों। कितनी, 86% तक की। जो कि घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कोयला है, तो बिटुमिनस कोयला किया जाता है। तीसरा आता है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला होता है वह आपका प्रयोग किया जाता है, किस कार्बन की परसेंटेज होती है, तो 28% से लेकर 30% जो कार्बन होती है वह लिग्नाइट में होती है। चौथा आता है आपका पीट। पीट कोयला होता है, तो पीट कोयले में 27% तक की आपकी कार्बन की मात्रा होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो देश के कोयला उत्पादन में झारखंड की जो भागीदारी है वह कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 40% की भागीदारी किसकी है देश के कुल कोयला उत्पादन में, वह झारखंड की है। अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये देखने को मिलता है आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा भी है। यहाँ पर तीनों स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो वर्तमान में नंबर 1 पोजीशन पे है वह कौन सा है, वह झारखंड है दोस्तों। कौन सा है, झारखंड आपका कोयला उत्पादन में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद आपका सेकंड पोजीशन पे आता है, सॉरी, छत्तीसगढ़ आपका सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पर आता है आपका झारखंड, और थर्ड पे आता है आपका उड़ीसा। ये 3 राज्य भारत में शीर्ष हैं जो कि कोयला उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। बात करते हैं यहाँ झारखंड की। तो झारखंड की जो राजधानी है वह रांची है।
रांची झारखंड की राजधानी है और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह रायपुर है। कौन सी है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह रायपुर है। उड़ीसा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा से एक बात और याद आती है कि उड़ीसा में जो चिल्का झील है, आपको चिल्का झील आज दिखाते हैं कि चिल्का झील कहाँ है। तो ये आप देखिए, उड़ीसा में जो चिल्का झील है दोस्तों, वह दिखाई दे रही है। तो ये जो दिख रही है आपको उड़ीसा राज्य में, ये चिल्का झील है। क्या है दोस्तों? चिल्का झील है, ये खारे पानी की झील है। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसके मित्र ने धोखा दिया था 1857 में और उसको बाद में से बंदी बनाकर अंग्रेजों ने मार दिया था? तो यहाँ नाना साहेब ऑप्शन ए दे रखा है, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है खान बहादुर खान और चौथा है तात्या टोपे। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे, जिसको 1857 के विद्रोह के संदर्भ में क्या किया था, उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया था। तो वह कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तात्या टोपे हैं। कौन है? तात्या टोपे। अब बात कर लेते हैं जो 1857 के विद्रोह के समय मुख्य नेता थे वह कौन कौन थे। तो यहाँ पर आते हैं, देखो मंगल पांडे हैं एक आपके। मंगल पांडे के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने बैरकपुर में विद्रोह किया था और जो एनफील्ड राइफल थी उनमें जो यूज होने वाले थे चर्बी युक्त कारतूस, उनके उनके विरोध में प्रदर्शन किया था इन्होंने। और इन्होंने क्या काम किया था कि वहाँ के लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। किसने की थी? कि मंगल पांडे ने। और इनको 8 अप्रैल को 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर नाना साहेब की। नाना साहेब की अगर बात की जाए तो इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था। कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था किसका? 1857 के विद्रोह का। बात करते हैं यहाँ बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर जो थे उनको मेरठ से, और जो सैनिक विद्रोह हुआ था उन्होंने मेरठ से दिल्ली पर कब्जा किया और इन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया था बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल सम्राट थे, वो अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, कहाँ पर किया था? झांसी। झांसी में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। आगे बात करते हैं तात्या टोपे की। तो इन्होंने ग्वालियर में किया था। कहाँ पर किया था? ग्वालियर में। संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो झांसी और ग्वालियर में दोनों ने इन्होंने किया था। बात करते हैं यहाँ पर कुंवर सिंह की। तो कुंवर सिंह की अगर बात की जाए तो इन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था। कहाँ पर? बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल की अगर बात करें तो इन्होंने लखनऊ में किया था। कहाँ पर? लखनऊ में ये इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है तीसरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। तो बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है वह कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन एक दे रखा है, ए वॉल स्ट्रीट में, दूसरा है दलाल स्ट्रीट में, तीसरा है नीडल ग्रेड स्ट्रीट में, चौथा है गांधी स्ट्रीट में। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो बीएसई है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसको बीएसई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बीएसई। बीएसई के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लोकेशन है वह कहाँ पर है? तो मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई में है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो 9 जुलाई 1875 में इसको स्थापित किया गया था। यह भारत की व एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? भारत और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। और दोस्तों इसकी अगर बात करें तो इसका प्रबंधन कौन करता है? तो सेबी।
सेबी इसका प्रबंधन करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका प्रबंधन करती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कि ये BSE है। क्या है दोस्तों, ये BSE यानी इसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये BSE की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये एक शेयर मार्केट, ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपको पता होना चाहिए। जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, अभी मैंने बताया था, तो 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एशिया का और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है अगला। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तीसरा ऑप्शन दिया है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है जो इसमें सही है, जो दोनों धर्मों में माना जाता है। तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, क्या ये ऑप्शन सही है आपका। दूसरा, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तीसरा, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों ही जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्म विश्वास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म महात्मा गौतम बुद्ध थे और यह विश्व का दूसरे नंबर का धर्म है। कितने का, सेकंड नंबर पर आता है यह विश्व में। कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर। और यह आपको बता दिया जाए कि महात्मा बुद्ध जी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निर्वाण हुआ था वह कब हुआ था, तो वह 483 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कब, नेपाल में। नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निर्वाण हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में इनका निर्वाण हुआ था। ये आपको याद रखना है। इनके पिता का जो नाम था तो वह शुद्धोधन था। शुद्धोधन था इनके पिता का नाम। और इनकी माता का नाम की अगर बात करते हैं तो माता का नाम महामाया था। महामाया था, ये आपको याद रखना है। तो ये कौन थे, गौतम बुद्ध थे। और इनकी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, इनकी सबसे ऊंची अगर प्रतिमा की, स्टैचू की अगर बात की जाए तो वह कहाँ पर है, तो वह चीन में है दोस्तों। कहाँ पर है, चीन में इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और कितनी ऊंची है, तो वह 153 मीटर ऊंची प्रतिमा इनकी चीन में लगी हुई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अब जैन धर्म की। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर थे। और पहले जो तीर्थंकर थे वह कौन थे, तो वह ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव जो पहले तीर्थकर थे, ऋषभ देव। और दूसरे जो 23 में जो तीर्थकर थे वह पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे वह 23 में तीर्थकर थे। और ये जो थे आपके महावीर स्वामी जो थे वह 24वें तीर्थकर थे। इनके पिताजी की अगर बात करते हैं तो इनके पिताजी का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। ये आपको याद रखना है। और दूसरा, अगर इनकी माताजी की बात करें तो इनकी माताजी का नाम त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला। त्रिशला इनकी माताजी का नाम था। तो दोस्तों ये फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है सातवाहन जो वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सिमुक, दूसरा है सातकर्णी, तीसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी और चौथा है वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जो सातवाहन राजवंश था, जो सातवाहन राजवंश था उसका संस्थापक किसको माना जाता है,
तो सिमुक को माना जाता है या सातकर्णी को माना जाता है या गौतमी पुत्र सातकर्णी है या फिर वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी है? फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या है इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेमुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमुक। सेमुक ने ही सातवाहन जो राजवंश था उसकी स्थापना की थी। और दोस्तों यह मराठा मराठा राजाओं राजाओं ने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों? 450 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया था। क्या किया था? शासन किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं सातवाहन राजवंश की। तो देखिए ये आपको दिख रहा है भारत का मैप, और यहाँ पर ये है सातवाहन राजवंश। कौन सा है दोस्तों? ये सातवाहन राजवंश, ये आपको लिखा हुआ है। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी की अगर बात की जाए तो अमरावती इसकी राजधानी थी। कौन सी थी? अमरावती इसकी राजधानी थी। और दूसरी जो राजधानी थी यहाँ पर, जो इसकी राजधानी थी, तो प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में आती है। और यह बात की जाए तो यह कितने प्रदेशों में फैला हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था, महाराष्ट्र में फैला हुआ था, और तीसरा यह तेलंगाना में भी फैला हुआ था। कहाँ पर? तेलंगाना। 3 राज्यों में फैला हुआ था। और कुछ साक्ष्यों की अगर बात की जाए तो इसके मध्य प्रदेश में भी कुछ साक्ष्य इसके मिलते हैं। तो यह सातवाहन राजवंश जो था, दक्षिण भारत का यह राजवंश था। इसमें मराठाओं ने 450 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है अगला, निम्नलिखित में से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो किन किन राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं है स्थान? ऑप्शन ए दे रखा है केरल और तमिलनाडु, दूसरा है बिहार और उत्तराखंड, तीसरा है पंजाब तथा हरियाणा, चौथा है उपरोक्त सभी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो राज्य कौन कौन से हैं जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु है, या बिहार और उत्तराखंड है, या पंजाब और हरियाणा है, या उपरोक्त सभी हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब हरियाणा, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिन्हें कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? अकबर ने सम्मानित किया था, कौन से जैन आचार्य थे आपको बताना। ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा सूरी, दूसरा है ऑप्शन हरि विजय सूरी, और तीसरा ऑप्शन है पुष्प दत्त, और चौथा डी ऑप्शन दे रखा है यशोभद्र। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अकबर की। तो इसका नाम जो पूरा था वह जलालुद्दीन अकबर था। क्या नाम था? जलालुद्दीन अकबर इसका पूरा नाम था। किसका? अकबर का। और यह तीसरा मुगल एम्परर था। क्या था? तीसरा, थर्ड मुगल मुगल सम्राट था। क्या था? मुगल सम्राट था ये। और मुगल काल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो बाबर ने की थी। बाबर ने इस मुगल काल की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1526 में की थी। और यह कब तक चला था मुगल काल? तो 1857 तक चला था। ये मुगल काल आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, और वहां पर उसकी मौत हो गई। तब तक यह जो है आपका मुगल काल चलता रहा था। मुगल काल की राजधानी की अगर बात की जाती है तो आगरा। आगरा मुगल काल की राजधानी काफ़ी समय के लिए रहा था। और फतेहपुर सीकरी सीकरी जो है वह भी रहा था, और लाहौर भी रहा था। क्या था? लाहौर भी वहाँ की राजधानी रहा था। और बात करते हैं यदि अकबर के बारे में, तो इसका जो जन्म हुआ था उमरकोट के किले में हुआ था। उमरकोट के किले में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो इसका 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। और इसने एक धर्म की स्थापना की थी। वह कौन सा धर्म था? तो
दीन ए इलाही धर्म की इसने क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके सही आंसर की। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह हरि विजय सूरी थे। कौन थे? हरि विजय सूरी। ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। हरि विजय सूरी थे जिनका सम्मान अकबर ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है सल्तनत काल में सिक्के टंका और शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? जो सल्तनत काल के जो सिक्के थे, टंका, शशिगनी, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चांदी, चांदी, तांबा। दूसरा है सोना, चांदी, तांबा। तीसरा है चांदी, जस्ता, तांबा। चौथा है सोना, जस्ता, तांबा। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो सिक्के बने थे टंका, शशीगनी और जीतल किन धातुओं से बने थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन है। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो भी इसका आंसर है आप कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, चांदी, चांदी और तांबा। यानी जो टंका था वह चांदी का बना था, शशिगनी था वह चांदी का बना था और जीतल जो था वह तांबे का बना हुआ सिक्का था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। 9 में बात करने वाले हैं एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट यानी याचिका का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस याचिका को? हैवियस कॉर्पस कहा जाता है, या मैंडेमस कहा जाता है, या प्रोहिबिशन कहा जाता है, या फिर को वारंट कहा जाता है? जल्दी से इसका दोस्तों आंसर कमेंट करेंगे। तो एक बार फिर से इसको दोहराते हैं कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, किस द्वारा जारी की जाती है? न्यायपालिका द्वारा। जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे कि जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रिट यानी याचिका कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, है प्रोहिबिशन या को वारंट? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडेमस। मैंडेमस रिट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है? तो कौन सा शासन काल है उसको संगमरमर का काल कहा जाता है? किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए है जहांगीर को, ऑप्शन बी है शाहजहां को, ऑप्शन सी है औरंगजेब को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? संगमरमर का काल बनाया गया किसने, किसके शासन काल में बना है संगमरमर? तो निम्नलिखित में से किस शासन काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है शाहजहां हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर शाहजहां की। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। तो ये किसने बनवाया था ये भी आप बता दीजिए। तो ये आपको दिख रहा है आगरा का ताजमहल। और यह किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने ही बनवाया था। शाहजहां, शाहजहां ने ही इसको बनवाया था दोस्तों। किसने? शाहजहां। शाहजहां ने इसको बनवाया था। किसकी याद में? तो मुमताज की याद में इसको बनवाया था। शाहजहां का जो वास्तविक नाम था, तो वह जो बचपन का नाम था वह खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम इसका वास्तविक नाम था, जो बचपन का नाम था। और इसका जो जन्म हुआ था वह लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में इसका जन्म हुआ था। लाहौर में, लाहौर में हुआ था इसका जन्म। और इसको दफन कहाँ किया गया है? तो ये जो ताजमहल है इसी में इसको अंदर दफन किया गया है। और ताजमहल की अगर बात करते हैं तो यह कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1648 में यह पूर्ण हुआ था। इसका जो निर्माण कार्य है वह कब पूर्ण हुआ था? 1648 में। बात आ जाती है इसके डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन, डिजाइन किसने तैयार किया था इसका? तो उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद अहमद
अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, ये आपको याद रहेगा। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, लाहौर में इसका जन्म हुआ था और ये ताजमहल 1648 में बनकर तैयार हुआ था। इसका जो उस्ताद अहमद लाहौरी था उसने डिज़ाइन इसका तैयार किया था। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। और यह आगरा शहर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर शहर स्थित है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में यह ताजमहल स्थित है। कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर घूमने, काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं साइंस के क्वेश्चंस। साइंस के क्वेश्चंस में देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा क्लोरीन है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि कोई भी अम्ल से अम्ल अगर धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के क्या इसकी प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो यहाँ पर दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, जो कि आपका क्या होता है, एक धातु होती है जिंक, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ परख नली के थ्रू यानी प्रवाह नली के थ्रू यहाँ नीचे जाते हैं और ये सावन का विलयन है। सावन का विलयन और हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले हैं, ये बुलबुले उठ रहे हैं हाइड्रोजन से भरे हुए साबुन के। अब यहाँ पर मोमबत्ती लगाई जाती है तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। तो ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है कि यदि अम्लों की क्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो वह क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को अलग कर देती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन क्या है? अब आपको देखना है कि सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन दे रखा है, एक ए अर्धचालक है, दूसरा बी विद्युत रोधक है, तीसरा सी कुचालक है, चौथा है डी चालक है। सिलिकॉन की यहाँ पर बात की गई है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन यह एक तत्व है। क्या है दोस्तों? यह एक तत्व है किसमें? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। यह क्या है? यह तत्व है। और यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन 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 के बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये क्या है? ऑक्सीजन तत्व के बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व माना जाता है। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। यहाँ पर क्या होता है? सिलिकॉन अर्धचालक होता है। यहाँ ए ऑप्शन एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं देखो सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन होता कैसा है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ये है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो सिलिकॉन का जो क्या होता है, प्रतीक होता है SI होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक। देखने में यह ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका परमाणु क्रमांक 14 है और प्रतीक इसका SI है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइफाइड की। अब टाइफाइड की यहाँ पर बात हो रही है, तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, दूसरा है आमाशय, तीसरा है आंत, चौथा है मस्तिष्क। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों। जो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अग्नाशय होती है क्या? अग्नाशय होती है या आमाशय होती है या आंत होती है या मस्तिष्क होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर देंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंत हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आंत कितनी होती हैं? आंत दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है छोटी आंत, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह ज़्यादा होती है। दूसरी होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन वह मोटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आंत। आंत का आप चित्र देख लीजिए कि किस तरह की आंत शरीर के अंदर होती है। ये आपको दिखाई दे रही है, जो रेड कलर में है दोस्तों, वह आपकी क्या है? आंत है। क्या है? आंत। ये जो रेड कलर में दे रखी है, यह क्या है दोस्तों? आंत है। बड़ी आंत है ये, और छोटी आंत आपको अंदर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वह क्या होते हैं। तो थकान आती है दोस्तों। क्या आती है? थकान। थकान आने के बाद सिर दर्द भी होता है। सिर दर्द भी होता है। क्या होता है? सिर दर्द। और बुखार, तेज बुखार भी आता है। तेज बुखार, बुखार भी आपको आता है। इन चीज़ों की अगर आपको आना चालू हो गया है, और दस्त भी लगते हैं। क्या? दस्त। दस्त भी हो जाते हैं। गले में खरांश भी आती है। गला खराब हो जाता है। तो यह किसके लक्षण होते हैं? सब टाइफाइड के लक्षण होते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है रेड कलर में, ये क्या है? आपकी आंत है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड ये होती है किसमें? टाइफाइड में। और पेट के रोग भी बनना चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है आर्कियोप्टेरिक्स है, तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे देखकर। तो ऑप्शन ए दे रखा है, जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। दूसरा है जुरेसिक काल का सरीसृप है। तीसरा है टाई ट्राई एसिड काल का सरीसृप है। और चौथा है ट्राई एसिड तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे तो जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, या जुरैसिक काल का सरीसृप है, या ट्राई एसिड काल का सरीसृप है, या ट्राई एसिड तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप है। जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? फटाफट से। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह क्या है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताएंगे। जो आर्कियोप्टेरिक्स है, तो इसको मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो सेशन को जाकर देख लीजिए। वह आई बटन पर भी मिल जाएंगे आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करता हूँ आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। तो यह पहला ज्ञात पक्षी है। पहला ज्ञात पक्षी है, और ये कैसा है दिखने में? देखो ये इस तरह का होता है। किस तरह का होता है दोस्तों? यह इस तरह का पक्षी होता है। ये आप देख लीजिए। तो यह पहला क्या है? पहला पहला ज्ञात पक्षी है दोस्तों। ये पहला ज्ञात पक्षी है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी जुरेसिक काल में हुई थी। कब हुई? जुरेसिक जुरेसिक काल में। जुरेसिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। कितने? 140 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। ये सरीसृप व पक्षी वर्ग दोनों के बीच की कड़ी है दोस्तों। क्या है? सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के बीच की कड़ी है। इसका जो शरीर है वह एक कंगारू के आकार का होता है। ये आपको शरीर दिख रहा है, एक कंगारू के आकार का होता है। और इसके कंगारू के आकार का होने के साथ साथ इसके क्या होते हैं दोस्तों? पंख भी होते हैं। क्या होते हैं? पंख। इसीलिए इसको पहला ज्ञात पक्षी माना गया है। और यह क्या माना गया है? ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि यह जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका पक्षी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा कुल है। तो सबसे बड़ा कुल कौन सा है? लिलिएसी है, या सोलेनेसी है, या कुकुरबिटेसी है, या कंपोजिटी है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो सबसे बड़ा कुल है आपका, वो आपको बताना है। तो कौन सा सबसे बड़ा कुल है? लिलिएसी है, सोलेनेसी है, या कुकुरबिटेसी है, या कंपोजिटी है? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो कंपोजिटी जो कुल है वह सबसे बड़ा कुल है। क्या है? सबसे बड़ा कुल। कंपोजिटी कुल आपका सबसे बड़ा कुल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है निकेल, ऑप्शन डी है एल्यूमिना। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो हैवर विधि द्वारा जो अमोनिया बनाई जाती है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहा का उपयोग किया जाता है, या प्लेटिनम का, या निकेल का, या एल्यूमिना का? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा?
तो इसमें जो हैबर विधि से जो अमोनिया बनाई जाती है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे का, यानी Fe का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि है वो कौन सी है? जांघ में होती है, या जबड़े में होती है, या भुजा में होती है, या गर्दन में होती है? कौन सी अस्थि है? कौन सी अस्थि सबसे प्रबल अस्थि होती है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए। जो कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, जांघ की अस्थि है, या फिर जबड़े की है, या फिर भुजा की है, या गर्दन की है? जांघ की जो होती है सबसे बड़ी अस्थि होती है, इसको फीमर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फीमर। फीमर जो अस्थि होती है वो सबसे बड़ी होती है। और जबड़े की जो अस्थि होती है वह आपकी सबसे प्रबल अस्थि होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का, जबड़े में पाई जाती है वह होती है प्रबल अस्थि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर अब अस्थि की। तो मैंडिबल जो होती है यह प्रबल अस्थि होती है, कहाँ की होती है? वह जबड़े की जो अस्थि होती है वह मैंडिबल होती है। ये आपको दे रखा है यहाँ पर जबड़ा, ये मैंडिबल अस्थि को बताया गया है। जो इसके नीचे वाला जो भाग होता है ये आपका यहाँ पर एरो लगा के दिखाया गया है। तो ये जो अस्थि होती है दोस्तों, ये जो अस्थि है यह जबड़े की अस्थि है। किसकी है? जबड़े की। और इसकी खासियत क्या होती है ये आपको मैं बता दूं। तो यह 280 किलो 280 किलोग्राम भार भी यह सहन कर लेती है। और एक्सीडेंट में अगर देखा जाता है तो यह अस्थि काफ़ी मुश्किल से टूटती है, यानी कि टूटती ही नहीं है। बाकी आपके ये जो ऊपर जो अस्थि दे रखी है, ऊपर वाली जो अस्थि है आपकी, ये इसमें काफ़ी कुछ टूट फूट हो जाती है। लेकिन इसमें अगर नीचे वाली अस्थि अगर देखी जाए, जो जबड़े की जो अस्थि होती है, इसमें टूट फूट कहीं भी बहुत कम होती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो कौन सी जो सबसे प्रबल अस्थि होती है? तो वह जबड़े की अस्थि सबसे प्रबल होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुख से खून निकलने लगता है। तो पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? ऑप्शन ए दे रखा है, ऊंचाई बढ़ने से दाब बढ़ जाता है। दूसरा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है। तीसरा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। और चौथा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो पहाड़ों पर किसी व्यक्ति की नाक व मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो क्यों? ऐसा क्यों होता है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो होता है वह घटता है। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, नाक और मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। तो हथेली को मुंह के समीप रखते हैं चिल्लाते समय, तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए दे रखा है, इस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। दूसरा है, ध्वनि पूर्णता बढ़ जाती है। तीसरा है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। चौथा है, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से, कि चिल्लाते समय हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। क्या यह बात सही है? दूसरा, ध्वनि पूर्णता बढ़ जाती है। तीसरा है, ध्वनि स्तर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। चौथा, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन दे रखा है, एक ए है प्रकाश के विवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और तीसरा है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, चौथा है प्रकाश के परावर्तन के कारण। जल्दी से करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली कुछ उठी हुई यानी उभरी हुई दिखाई देती है, गहराई में नहीं होती है फिर भी।
लेकिन जो गहराई में होती है वो भी थोड़ी-सी उठी हुई दिखाई देती है। तो प्रकाश के विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण और प्रकाश के परावर्तन के कारण। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब प्रकाश के अपवर्तन के जो उदाहरण हैं मैंने पिछले सेशन में आपको बताया है, और आपको पिछला सेशन जाके अगर देखना है तो आप देखिए उसको जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके देखिए। और प्लेलिस्ट है एसएससी, जीडी, जीडी और जीएस और जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट दे रखा है, उसमें ये आपको आकर मिल जाएगा। वहाँ पर कई और उदाहरण को मैंने अच्छे से काफ़ी डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पारिस्थितिकी, दूसरा है परजीवी विज्ञान, तीसरा है जंतु भूगोल और चौथा है आनुवांशिकी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी या परजीवी विज्ञान या जंतु भूगोल या आनुवांशिकी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कि पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब पारिस्थितिकी को समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी है क्या। ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। ऑप्शन एक है, यहाँ पर घटक दे रखे हैं जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी जैविक तत्व और अजैविक तत्व, यह पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जैविक तत्व की, तो उसमें उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। कौन कौन से उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में क्या आता है आपका, यहाँ पर दे रखा है पादप है, जगत है। पादप जगत में पेड़ पौधे आदि आते हैं उत्पादक में। और यहाँ उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। इस तरह से यहाँ पर आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। लेकिन अपघटक में क्या होता है, अपघटनकारी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अजैविक घटक में, ये तो हमारे जैविक घटक में आते हैं। अब अजैविक घटक में कौन कौन आता है, तो मृदा एवं जलवायु आदि जो हमारे किस में आते हैं, अजैविक घटक में। देख लेते हैं अजैविक घटक के यहाँ पर जो उदाहरण दे रखे हैं उनको। तो यहाँ है अजैविक घटक मृदा और जलवायु से, एक कार्बनिक घटक, दूसरे अकार्बनिक घटक और तीसरे भौतिक घटक यहाँ पर। और कार्बनिक में जैसे जल है, लवण है और गैस आदि आते हैं। अकार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस आदि ये किस में आते हैं, आपके अकार्बनिक में। और भौतिक में ऊर्जा, वायु, ताप और प्रकाश ये किस में आते हैं, भौतिक घटक में आते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहता है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी में क्या क्या आता है आपको सभी डिस्कस कराया गया है। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आपको बाद में भी पता रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आता है, बीज फूलते हैं, कब फूलते हैं बीज, ये आपको बताना है। जब जल में रखे जाते हैं तो किसके कारण फूलते हैं, परासरण के कारण या अंतः शोषण के कारण या जलीय अपघटन के कारण या जीव द्रव्य संकुचन के कारण। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब बीज फूलते हैं, जब जल में रखे जाते हैं तो क्या होता है उसमें, परासरण के कारण फूलते हैं या अंतः शोषण के कारण या जलीय अपघटन के कारण या जीव द्रव्य संकुचन के कारण, जीव द्रव्य अंकुचन के कारण। फटाफट बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अंतः शोषण के कारण। क्या, अंतः शोषण के कारण ही बीज क्या करते हैं, फूलते हैं। कब, जब जल में रखे जाते हैं तो अंतः शोषण के कारण बीज फूल जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आता है 2,4D है। 2,4D क्या है। ऑप्शन ए है कीटनाशक है, दूसरा विस्फोटक है, तीसरा कवकनाशक है और चौथा खरपतवार नाशी है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए कीटनाशक, बी विस्फोटक, सी कवकनाशक, डी खरपतवार नाशी। तो 2,4D है, क्या है बताएंगे जल्दी से। तो यह खरपतवार नाशी है। क्या है, खरपतवार नाशी। खरपतवार किसको कहते हैं, आप समझ लीजिए। यदि आपके यहाँ पर किसान हैं और किसान की खेती होती है, तो आपने उसमें बोया है क्या, जैसे आपने धान बो दिया यानी चावल बो दिया।
चावल के अतिरिक्त जो भी उसमें पेड़ पौधे होते हैं वह सभी खरपतवार में आ जाते हैं। तो यह 2,4 डी जो है एक खरपतवार नाशी दवा है। इसका वहाँ पर छिड़काव करने से क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपकी जो फसल होगी वह रहेगी, बाकी के जो छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं और जो घास होती है वह खत्म हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 14। डॉक्टर डॉक्टर चित्रकार शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसका लोकप्रिय नाम क्या होगा, जो डॉक्टरों के द्वारा और चित्रकारी और शिल्पकार आदि के उपयोग में आता है। ऑप्शन ए है लाइम ऑफ सोडा, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है जिप्सम और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों इसका आंसर। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि डॉक्टर के भी काम आती है, चित्रकार के भी काम आती है और शिल्पकार के भी काम आती है। तो क्या है वह चीज़, ये आपको बताना है। उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर नाम भी दे रखा है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग होता है ये आप देख लीजिए आगे। ये आपको दिख रही है एक अच्छी खासी डिजाइन, क्या दिख रही है दोस्तों, ये अच्छी खासी डिजाइन दिख रही है, जो कि आपके कहाँ पर, छत के नीचे बनाई जाती है दोस्तों। कहाँ बनाई जाती है, छत के नीचे बनाई जाती है, यह डिजाइन होती है। दूसरा, ये किसके लिए काम आता है, यह मूर्ति बनाने के लिए भी काम आता है, मूर्ति बनाने के लिए, बनाने में भी काम आता है। तीसरा, अगर इसका उपयोग देखा जाए तो यह प्लास्टर, हड्डी टूट के उपचार में, हड्डी हड्डी टूट हड्डी टूट के उपचार में भी ये काम आता है। जब प्लास्टर उस पर किया जाता है, अगर आपके हाथ की हड्डी टूट जाती है तो उस पर जो प्लास्टर होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। तो उसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है, कैल्शियम सल्फेट उसका रासायनिक नाम है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, कि मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र आपको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है CH3OH, दूसरा है C2H5OH, तीसरा है C3H7OH, चौथा है C4H10OH। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। यदि आप हमारे हिंदी के सेशन को नहीं देखते हैं तो आप ज़रूर देखें। उसका जो टाइम है दिन दोपहर में 1 बजे से चालू है। उसमें 1000 क्वेश्चंस को कराया जा रहा है और उसमें समथिंग 10 से 11 सीरीज जो आपकी हो चुकी हैं, वह अगर आप नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, और आई बटन पे भी वह उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला को कंप्लीट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर ये हमारा 33 नंबर सेशन आपका कंप्लीट होने वाला है, जिसमें कि हर एक सेशन में 25 क्वेश्चंस को रखा गया है। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर रखा जाता है। तो यह सेशन आप ज़रूर देखें। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट को ज़रूर देखा जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके आंसर की। तो मिथाइल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो CH3OH है। क्या है वह, CH3OH है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को कवर किया जा चुका है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, इससे कि वह भी अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।